सुप्रभात। बिहार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बेगूसराय से है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बेगूसराय में गुटखा विवाद को लेकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। दुकानदार सहित 2 लोगों को गोली मारी गई। पुलिस ने आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हथियार और बाइक बरामद हुए हैं। नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक की यह घटना, जहां पर गुटखा विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। हालांकि जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त में। और सहयोगी संतोष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, एक मामूली विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, या इसके पीछे कोई और भी वजह सामने आ रही है? जी देखिए, विभा जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, ये मामूली शाही विवाद था और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, ये दोनों आरोपी जो हैं ये नशे की हालत में थे और उस वक्त तकरीबन 11 साढ़े 11 का समय हो रहा होगा जब वो पहुंचे थे घटना स्थल पर और दुकानदार से गुटखा देने की मांग करने लगे। उस वक्त दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने गुटखा देने से मना किया और इसी से आक्रोशित होकर इन जो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और दुकानदार को गोली लग गई। संतोष, इस पूरी घटना में जिस तरह की जानकारी है कि नशे की हालत में थे, यानी कि नशीले पदार्थ का सेवन, ऐसे में शराब का सेवन भी माना जा सकता है और साथ ही साथ गुटखा, दोनों ही चीजें प्रतिबंधित है बिहार में। इसके बावजूद भी ये चीजें धड़ल्ले से मिल रही है और इसका सेवन भी हो रहा है। जी बिल्कुल, जी जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल उठना भी लाजमी है और गुटखा भी प्रतिबंधित है और शराब भी प्रतिबंधित है, लेकिन इन लोगों ने शराब का सेवन भी किया था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि इतनी मामूली बात पर गोली चला देना ये कोई विशेष बात नहीं थी, सिर्फ गुटखा इनके द्वारा मांगा गया और दुकानदार ने कहा कि मैंने दुकान बंद कर दी है, अब आपको गुटखा हम नहीं दे सकते, अब मैं घर जा रहा हूं, इतने पर ही गोली चला दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सौगातों की 4थी किश्त आज देने वाले हैं। आज कोसी रेल पर महासेतु का उद्घाटन होगा। साथ ही 13 रेल परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मिथिलांचल का 86 साल का सपना साकार होगा। नए कोसी रेल महासेतु की कुल लंबाई जो है 1.88 किलोमीटर है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिले में रहने वाले लोगों को सीधा इससे फायदा हासिल होगा। इससे 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट कर रह जाएगी। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी अब 300 नहीं बल्कि 22 किलोमीटर हो जाएगी। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच होगी, यानी आसानी से यहां से वहां तक पहुंचा जा सकता है। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। महासेतु के बन जाने से भारत नेपाल सीमा पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। इसके अलावा किऊल नदी पर पुल, 2 नए रेलवे लाइन का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया रेल रूट, भागलपुर शिवनारायणपुर के 5 विद्युतीकरण की परियोजनाएं और सुपौल स्टेशन से लेकर सहरसा असनपुर कूफा डेमो ट्रेन की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज किया जाना है। तो कोसी महासेतु के उद्घाटन के साथ ही ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि फिलहाल एक पैसेंजर ट्रेन चलेगी और ट्रेन सुपौल से राघोपुर, आसपुर, कुपहा के बीच चलने वाली है। हालांकि दरभंगा तक ट्रेन का सफर शुरू होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। उद्घाटन समारोह को लेकर स्टेशन को सजाया संवारा गया है। परिसर में भव्य स्टेज बनाने का काम चल रहा है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित झा ने। कोसी रेल महासेतु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद सालों पुरानी योजना पूर्ण हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी को सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपौल से ट्रेन भी रवाना करेंगे और इस दौरान एक पैसेंजर ट्रेन भी सुपौल से राघोपुर, आसनपुर, कुपहा के बीच चलेगी। इसको लेकर व्यापक तैयारियां की। आप देख सकते हैं किस तरीके से भी स्क्रीन को सजा लिया गया है और किस तरीके से काम स्टार्ट है। पूरी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। कौन कौन भाग लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितने बजे इसका उद्घाटन? 11 से 12 के बीच में मतलब प्रोग्राम है। अभी
वर्तमान में कितनी ट्रेनें चलने वाली हैं सर यहाँ? एक ट्रेन का मतलब ये है। क्या उम्मीद लगता है आगे ट्रेन बढ़ेगी? आगे मतलब ट्रेन अभी तो मान लीजिए उच्च अधिकारी का फिर मतलब इसके संबंध में मतलब इंस्ट्रक्शन आएगा। फिलहाल मतलब 19 तारीख से मतलब ट्रेन को रेगुलाइज किया जा रहा है। एक ट्रेन जो है 1 पेयर जो है मतलब उसको चलाया जाएगा। ठीक इसी स्टेज के पास से 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि सुपौल में मात्र एक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन ये थोड़ा कुछ कम लगता है, तो लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन कुछ खास ट्रेनों की घोषणा करें ताकि कोसी वासियों को जो लंबे समय से इंतजार था वो सपना जल्द ही साकार हो जाए। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कोसी महासेतु से जुड़ी हुई 10 बड़ी बात। मिथिलांचल का 86 साल का सपना साकार होने वाला है इस महासेतु पुल के निर्माण के साथ ही। 1934 में आए भूकंप से कोसी नदी पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। अंग्रेजों ने 1887 में कोसी नदी पर यह पुल बनाया था। तब निर्मली और भापतियाही के बीच मीटर गेज लिंक हुआ करता था। 6 जून 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी। कोसी महासेतु पर पुल को तैयार होने में 17 साल लगे हैं। नए कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.88 किलोमीटर है। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच अब इससे हो जाएगी। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। भारत नेपाल सीमा की बात करें तो भारत की स्थिति इस पुल के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के एक विधायक ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर एक ऐसा बयान दे डाला जिसकी वजह से काफी विवाद हो रहा है। यह बयान सुशांत सिंह के राजपूत होने को लेकर है। सहरसा से आरजेडी विधायक अरुण यादव के बयान पर बिहार की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। हम तो कहते हैं राजपूत में छापा ले, फांसी राजपूत को गोली बांध करने मरना चाहिए बोले। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मौत के 3 महीने बाद भी अनर्गल बयानबाजी जारी है। राजपूत गोली बांध करके मरता है बोले। आरजेडी विधायक अरुण यादव ने सुशांत की मौत को जाति से जोड़कर बयान दे दिया है। सहरसा के विधायक अरुण की माने तो सुशांत राजपूत नहीं था। राजपूत होता तो गले में डोरी डालकर नहीं मरता, क्योंकि राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज होते हैं। हालांकि उनकी ही पार्टी ने बयान से पल्ला भी झाड़ लिया। हम तो कहते हैं राजपूत में छापा ले, बुरा मत मानिएगा बोले। राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने मर सकता है बोले। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है, उनका निजी मामला है, इससे आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। वो निजी वक्तव्य है। इसमें आरजेडी का स्पष्ट मानना है, नेता विरोधी दल का, सुशांत सिंह राजपूत परिवार को इंसाफ दिला करके ही हम लोग चैन से बैठेंगे। अरुण यादव के बयान ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि अरुण जिस दल में हैं, वैसी ही भाषा बोल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि ये विधायक की मानसिकता को बताता है। राष्ट्रीय जनता दल का ये संस्कार रहा है, उस संस्कार कभी खत्म नहीं हो। बिहार की जनता भली भांति जानती है इस दल को। तो मैं आगे इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। इनका जो विधानसभा का चुनाव है, उनको बिहार की जनता इनको सबक सिखा देगी। आरजेडी विधायक अरुण यादव की सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में टिप्पणी बिल्कुल ही अनर्गल है और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। राजनीति अपनी अपनी जगह है, लेकिन ऐसा युवा जिसने बिहार का मान बढ़ाया, उस पर अरुण के बयान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन सुशांत ने आत्महत्या की, अरुण को कैसे पता? आत्महत्या से किसी जाति का क्या लेना देना है? सीबीआई फिर मौत की जांच क्यों कर रही है? उनके नेता तेजस्वी जांच की मांग क्यों कर रहे थे? क्या सुशांत के प्रशंसकों को यह बयान आहत नहीं करेगा? हम तो कहते हैं राजपूत में छापा ले। सुशांत तो एक जाने माने कलाकार थे, लेकिन सामान्य मौत पर भी
जातीय टिप्पणी को सही नहीं माना जा सकता। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव के साथ पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरजेडी विधायक अरुण यादव के बयान को बेतुका बताया है। साथ ही यह भी कहा कि आरजेडी की संस्कृति यही है कि किसी तरह बयान देकर लोगों को भड़काया जाए। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि किसी की जाति के ऊपर टिप्पणी निंदनीय है। मैं राजद के बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूँ और पॉलिटिशियन के बारे में, जहाँ ना कोई अनुशासन है, ना कोई आचरण है, ना कोई व्यवहार है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह क्या बोलेंगे, ना कुछ ज्ञान है, ना कोई आता है, बस सिवाय उन्माद, नफरत के, जात पात के, राजनीति के आता ही नहीं। तो उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। किसी के जात के ऊपर इस तरह का प्लस चिन्ह लगाना उचित नहीं होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज मामले की सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी। मामले के वादी राजू नैयर अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो पाया। ये मामला कंगना रनौत को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बयान देने पर मिली धमकी को लेकर दर्ज कराया गया है। तारीख जो है सो मुकर्रर की गई है 30/9 को, और उसमें तो परिवादी एम राजू नैयर के द्वारा बयान होगा और उनकी साक्ष्य गवाही ली जाएगी। और उसके बाद जो इसमें मुद्दालय बनाए गए हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और सरकार में शामिल मंत्री हैं, उन लोगों को समन किया जाएगा और सजा करवाएगा। जनता का जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुरुवार को गया के मंगला गौरी मंदिर के पास बीजेपी विधायक और कृषि मंत्री प्रेम कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय युवकों ने प्रेम कुमार की गाड़ी रोकने की कोशिश की और इस दौरान युवकों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे युवकों को यहां से हटाया। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कृषि मंत्री कल मंगला गौरी मंदिर में दीप जलाने के लिए पहुंचे थे। सासाराम में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी की शिकायत आ रही है। ताजा मामला आई हॉस्पिटल में आंख का ऑपरेशन किए बगैर रुपए निकालने से जुड़ा है। इस मामले में आयुष मंत्रालय से शिकायत भी की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसे लेकर अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया है। आरोप ये है कि कई अस्पतालों में अपने कर्मचारियों के इलाज के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े किए गए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है। हमको कंप्लेन हुआ है, जिसके रिगार्डिंग मैंने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कल जो है वो लेटर लिखा है और कंप्लेन किया है कि इन्फ्लेटेड बिल करके ये बिल दिखा रहे हैं, जो आपको उनके यहाँ पेशेंट गए ही नहीं है, उन पेशेंट को फर्जी तरीके से वो कार्ड इशू करके और उनके नामों पे क्या है कि पैसा निकाला जा रहा है। तो हम ऑलरेडी पहले भी कैंप से सर्जरी किया करते थे। कैंप से सर्जरी होती है और आज भी होती है। अभी तो कोविड के कैंप नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ सर्जरीज हुई है, सर्जरी जेन्युइनली हुई है। कुछ डॉक्यूमेंट्री एरर है। अब दे हैव परसीव्ड कि हमने कुछ फॉल्ट किया है, देयर परसेप्शनल फॉल्ट। हमने जो भी किया है ईमानदारी से किया और सही किया है। आयुष्मान भारत में एक ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है और ये उसी ऑडिट कमेटी के द्वारा जांच करने उपरांत इसको निर्णय लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भी इसका जिम्मा संभाला हुआ है। दानापुर में सेविकाएं घर घर जाकर दस्तक दे रही हैं और टोली बनाकर गीत, संगीत और रंगोली के जरिए वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। सीडीपीओ और सुपरवाइजर ने कहा कि कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी मतदान से वंचित न रह पाए। महिलाओं से गांव से जुड़ी हुई होती हैं और इसके हमारे जो कार्यक्रम जो दिए जा रहे हैं उसके साथ साथ वोटर अवेयरनेस का भी कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। चूँकि अभी कोविड की भी ये स्थिति है
ऐसे में कहीं वोटर और पहले भी महिलाओं की स्थिति कम ही रहती थी और कम ना हो जाए। अभी हम लोग तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर कि चूँकि इसके दो कारण हैं। पहले भी हमारी महिलाओं की संख्या कम थी वोटिंग परसेंटेज में, और कोविड को लेकर के कहीं और इस तरह के और कमी ना आ जाए, तो हम लोग अभी घर घर जा कर के, हम हों मतलब सेविकाएं हों, हम लोग घर घर जा कर के महिला हो या पुरुष हो सबको जागरूक कर रहे हैं। जो नए नए किशोरा किशोरी है उनको हम लोग बार बार ये कर रहे हैं कि जो वोट माने देना है, आपको 18 साल हो गया है। बिहार में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। निर्वाचन आयोग के नए आदेश के मुताबिक किसी भी मामले के आरोपी को उम्मीदवार बनाने वाले राजनीतिक दलों को प्रत्याशी के बारे में अखबार और वेब पोर्टल के जरिए 3 बार सार्वजनिक जानकारी देनी होगी। साथ ही अखबार की कटिंग और वेब पोर्टल का लिंक निर्वाचन आयोग को भेजना होगा। ऐसा ही उम्मीदवारों को भी करना होगा। तो जो भी राजनीतिक दल यदि किसी वैसे अभ्यर्थी का चयन करते हैं जिनके ऊपर कोई आपराधिक मामले लंबित हैं, तो अगर उनका चयन करते हैं तो उनको राजनीतिक दल को फॉर्मेट C7 में एक न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में सूचना प्रकाशित करनी है, और फिर उस सूचना को C7 में जो प्रकाशित की हुई सूचना है उसके कटिंग के साथ उनको आयोग को सीधे C8 में फॉर्मेट C8 में भेजना है। राजगीर में आज से विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत हो रही है। 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर के बीच लगने वाले इस मलमास मेले में कोरोना की वजह से कई पाबंदियां लगाई गई हैं और इस बार सिर्फ पूजा पाठ की ही इजाजत दी गई है। कुंड में स्नान पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम यहां नहीं आयोजित होगा। ऐसी मान्यता है कि मलमास के महीने में 33 कोटि देवता राजगीर में निवास करते हैं। अनादिकाल से चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला आज तक कभी बाधित नहीं हुआ था, लेकिन हरि की इच्छा के बिना तो कोई चलता नहीं है। इस बार वैश्विक महामारी के कारण जैसे पहले चलता था उस तरह नहीं चलेगा, परंतु हमारे के यहाँ भगवान 33 कोटि देवी देवता कल पधार रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सारे तीर्थ पुरोहितगण उत्सुक हैं और तैयारी पूरी कर ली गई है। वैदिक मंत्रों उच्चारण के द्वारा उनका आवाहन किया जाएगा।